हेलो एवरीवन। आज हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी जो उत्पादन के नियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है, यानी घटते बढ़ते अनुपात का जो नियम है उसको जो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन के नियम के बारे में जानते हैं। उत्पादन के नियम हमें उन विधियों के बारे में बताते हैं जो उत्पादन के स्तर में वृद्धि के लिए तकनीकी रूप से संभव होते हैं। तकनीकी रूप से संभव होने का मतलब कि उन विधियों को अपना करके हम जो प्रोडक्शन में वृद्धि कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है, जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसका ये उद्देश्य होता है कि वो उन सब विधियों का प्रयोग करे जिन विधियों के माध्यम से वो जो है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, और वो विधियाँ जो है तकनीकी रूप से पॉसिबल होनी चाहिए। तो जब तकनीकी रूप से पॉसिबल विधियों का जब प्रयोग करते हुए प्रोडक्शन में वृद्धि की जाती है तो उसे हम जो है उत्पादन के नियम कहते हैं। उत्पादन में जो वृद्धि की जाती है उसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, उत्पादन के केवल एक ही साधन में वृद्धि करके। जैसे मान लीजिए हमारे पास में उत्पादन के जो है तीन साधन है, एक्स, वाई और जेड। इसमें हम वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे और केवल एक ही साधन जो है उसमें हम जो है वृद्धि करेंगे। दूसरा, इसके अंदर हम जो भूमि को ले सकते हैं और श्रम को ले सकते हैं। तो यहाँ पर भूमि की मात्रा को स्थिर रखेंगे, हम केवल लेबर को बढ़ा करके जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो जब केवल एक ही साधन की सहायता से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो उसे कारक के प्रतिफल कहते हैं। कारक के प्रतिफल का मतलब है कि जब उत्पादन के सभी साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक साधन में परिवर्तन करते हुए अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो वो जो वृद्धि है वो केवल एक ही कारक का परिणाम है। यानी एक ही साधन जिसमें हमने वृद्धि की है उसी के परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। जैसे भूमि और श्रम है, अगर हम भूमि को स्थिर रख रहे हैं, केवल हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो केवल एक कारक श्रम का परिणाम है। तो ऐसा जो है अल्पकाल में संभव होता है, क्योंकि अल्पकाल के अंदर उत्पादन के जो है कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दूसरा होता है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। जैसे हमारे पास में जो है भूमि है और श्रम है, तो भूमि की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, श्रम की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो इसको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ जाता है। प्रोडक्शन का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें भूमि की मात्रा भी बढ़ती है और श्रम की मात्रा भी बढ़ती है। उत्पादन के जो साधन है उन सभी साधनों की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसा दीर्घकाल में संभव होता है, क्योंकि सभी साधन जो होते हैं वो दीर्घकाल में ही परिवर्तनशील होते हैं। साधन या जो कारक है उसके प्रतिफल। साधन के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और एक साधन परिवर्तनशील होता है। ऐसे में केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्थिर साधन है उसमें तो आप वृद्धि कर ही नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट है। तो फिर एक ही साधन बचता है हमारे पास में, जो है श्रम या परिवर्तनशील साधन। जैसे हम दो साधन ले रहे हैं, एक तो श्रम है और दूसरा भूमि है। भूमि जो वो स्थिर साधन है, श्रम जो वो परिवर्तनशील साधन है। तो परिवर्तनशील साधन को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए भूमि है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ जैसे जैसे आप जो परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं तो परिवर्तनशील और स्थिर साधनों के बीच में जो अनुपात है वो बदल जाता है। जैसे कि पहले 1:1, फिर 1:2, फिर 1:3, फिर 1:4। तो इस प्रकार से इन साधनों के बीच में जो है अनुपात बदलता चला जाता है। इसलिए कारक या जो साधन के प्रतिफल है इसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब साधन के जो प्रतिफल है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। जब स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जाती है तो शुरू में उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, फिर उत्पादन जो है समान दर से बढ़ने लगता है और उसके बाद जो है कुल उत्पादन घटने लगता है या कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ने लगता है। और
ये जो एक ट्रेंड है कि शुरू में आप जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन लगाओगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर समान हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में घटने लगेगा। तो इसके आधार पर हम जो है उत्पादन के जो साधन या जो कारक के प्रतिफल है वो जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कारक के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता, जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, कुल उत्पादन में जो है वृद्धि आगे से आगे अधिक होती चली जाती है। समान प्रतिफल, जैसे जैसे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जाती है, कुल उत्पादन एक स्थिर दर से बढ़ता है। यानी कुल उत्पादन जो होता है वो जो वो एक समान दर से बढ़ेगा। और कारक के घटते प्रतिफल, जिस अवस्था के अंदर हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाते हैं, कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है। अब घटते बढ़ते अनुपात का नियम, अल्पकाल में जब स्थिर साधन जिसको आप भूमि ले रहे हैं के साथ परिवर्तनशील साधन श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो शुरू के अंदर कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, फिर समान दर से बढ़ता है और एक बिंदु के बाद कुल उत्पादन घटने लगता है। तो ये बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते प्रतिफल है। और जब हम तीनों ही अवस्थाओं का एक साथ अध्ययन करते हैं, तीनों अवस्थाएं कौन सी? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, समान प्रतिफल की अवस्था और घटते प्रतिफल की अवस्था, तो इसको हम जो है घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम आ जाता है, तो घटते बढ़ते जब अनुपात का नियम आता है तो उसके अंदर हमें जो है तीनों ही अवस्थाओं को एक साथ जो है एक्सप्लेन करना होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अल्पकाल में जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयां लगाई जाती है, तो उत्पादन में विभिन्न दरों से परिवर्तन होता है। यानी उत्पादन शुरू में बढ़ती दर पर बढ़ेगा, फिर समान दर पर, उसके बाद में घटने लगता है। तो इसे हम जो है घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दो साधन ले रहे हैं, एक तो लैंड और दूसरा लेबर। लैंड अपने पास में कॉन्स्टेंट है, भूमि की जो मात्रा है वो कॉन्स्टेंट है, हमने लेबर जो है अतिरिक्त लगाई जा रही है। तो ऐसे में पहले तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो लगातार बदल रहा है, इसलिए हम इसको जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब शुरू के अंदर जब भूमि है तो भूमि की मात्रा तो स्थिर है, लेकिन उसके साथ जब परिवर्तनशील साधन श्रम की 2 इकाइयां लगाई जाती है, तो इस अवस्था के अंदर भूमि का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा था। यानी जितने श्रमिक भूमि पर काम करने के लिए चाहिए थे, उतने श्रमिक जो है नहीं थे, जिसकी वजह से भूमि के ऊपर सही ढंग से काम नहीं हो रहा था। इसलिए वहाँ प्रारंभ में जो उत्पादन का स्तर कम था। उसके बाद जैसे ही श्रमिकों की मात्रा बढ़ाई गई, तो उसके कारण जो है भूमि का जो है थोड़ा अच्छा उपयोग होने लगता है, इसकी वजह से जो उत्पादन तेजी से बढ़ता है। और उसके बाद ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है और एक सीमा ऐसी आती है जब भूमि जो होती है उसका सबसे उत्तम उपयोग होने लगता है। और जब सबसे उत्तम उपयोग होने लगता है तो उत्पादन जो है अधिकतम हो जाता है। और जहां पर उत्पादन जो है अधिकतम हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप और श्रम की मात्रा प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण जो है भूमि जो जो कि स्थिर साधन है और श्रम जो कि परिवर्तनशील साधन है, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में उचित समन्वय नहीं हो पाता। यानी वहां पर जब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगती है, श्रमिक ज्यादा होंगे तो आपस में बातचीत करने लगते हैं, उसकी वजह से जो है भूमि का सही उपयोग होना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन घटने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो है घटते बढ़ते अनुपात का नियम है। दूसरी बात, कई बार ये सवाल पैदा होता है कि क्या घटते बढ़ते अनुपात का नियम जो है एग्रीकल्चर में लागू होता है या सभी क्षेत्रों में लागू होता है? ये जो नियम है ये सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो खनन हो, चाहे किसी भी प्रकार का उद्योग हो। हर प्रकार के प्रोडक्शन के एरिया के अंदर जो है घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाइए, जब तक आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे तो शुरू के अंदर जो उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद समान होगा, फिर अवश्य गिरेगा। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्योंकि वहाँ नेचर का ज़्यादा रोल होता है, उसकी वजह से जो वहाँ ये नियम जल्दी लागू हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये नियम जो है कुछ देरी से लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है मनुष्य का ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए मनुष्य जो कुछ सीमा तक या कुछ हद तक इस घटते जो प्रतिफल के नियम है उसको रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन
अल्टीमेटली जो वो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता ही होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेफ्टविच के अनुसार घटते बढ़ते अनुपात का नियम यह बताता है कि प्रति इकाई समान समयानुसार एक साधन की मात्रा के समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है और अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है। यानी दो साधन हमारे पास में, एक परिवर्तनशील साधन है और एक स्थिर साधन है। स्थिर साधन की मात्रा को आप स्थिर रखते हैं और जो परिवर्तनशील साधन है उसकी जो मात्रा है उसमें आप एक निश्चित दर से वृद्धि करते चले जाते हैं, तो वस्तु की कुल उत्पत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद प्राप्त उत्पत्ति वृद्धियां धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से एक सीमा ऐसी आएगी जब कुल उत्पादन जो वो घटने लगता है। तो लेफ्टविच की डेफिनेशन जो ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अजम्पशन। सबसे पहले अजम्पशन जो है ये कि उत्पादन का केवल एक ही साधन परिवर्तनशील है, यानी उत्पादन जो है केवल परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जो परिवर्तनशील साधन है श्रम, वो समरूप है। उत्पादन का जो परिवर्तनशील साधन समरूप है, इसका अर्थ यह कि सभी श्रमिक जो समान रूप से कुशल है, एक जैसी ही उनके अंदर क्षमता है, एक जैसे वो कार्य करते हैं। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी टेक्नोलॉजी जो उसको कांस्टेंट माना गया है, स्थिर माना गया है। और उत्पादन के साधनों का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न अनुपातों का मतलब क्या है कि जो स्थिर भूमि स्थिर है उसके साथ में हम जो है परिवर्तनशील साधन है उसका प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भूमि की एक इकाई के साथ हम केवल एक ही श्रम लगा सकते हैं। हम भूमि की एक इकाई के साथ हम 2 श्रमिकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम भूमि की एक इकाई के साथ 3 श्रमिकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम भूमि की एक इकाई के साथ 4 श्रमिकों का या ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था के अंदर स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में अनुपात अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम जो है स्थिर और परिवर्तनशील साधन के साथ में जो है अलग अलग अनुपातों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है उत्पादन की 3 अवस्थाएं टेबल के द्वारा। अब आप देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो सबसे पहले आपने लिया है कि भूमि की मात्रा ली गई जो कि स्थिर है। आप देखिए यहाँ पर भूमि की मात्रा है वो कांस्टेंट है, एक एक एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, भूमि जो है वो एक स्थिर साधन है। जब शुरू के अंदर हम भूमि का जो एक इकाई है उस इकाई के साथ एक लेबर लगाते हैं, तो पहले यहाँ पर कुल उत्पादन 2 का होता है और टोटल औसत उत्पादन क्या होता है, जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था। औसत उत्पादन जो होता है कुल उत्पादन बटा श्रम की मात्रा। तो कुल उत्पादन कितना है 2 और श्रम की मात्रा 1, तो औसत उत्पादन 2 हो जाएगा, और सीमांत उत्पादन है वो भी 2 हो जाएगा। दूसरी जब इकाई श्रम की प्रयोग की जाती है तो कुल उत्पादन 5 हो जाता है। अब आप देखिएगा औसत उत्पादन कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि श्रम की मात्रा 2 है। और सीमांत उत्पादन, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई हमने लगाई, यानी एक लेबर लगाने से कुल उत्पादन में कितना अंतर आया, पहले 2 था अब 5 हो गया, तो सीमांत उत्पादन है वो 3 हो जाएगा। और जब हम श्रम की तीसरी इकाई लगाते हैं तो कुल उत्पादन 9 होता है। ऐसे में औसत उत्पादन 9/3 3 हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन जो है श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कितना डिफरेंस आता है टोटल प्रोडक्शन में, पहले टोटल प्रोडक्शन 5 था, अब टोटल प्रोडक्शन 9 हो जाता है। तो कुल जो उत्पादन में अंतर आता है वो 4, इसलिए सीमांत उत्पादन 4 है। जब चौथी इकाई लगाई जाती है तो कुल उत्पादन 12 हो जाता है। 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत उत्पादन 3 हो जाएगा, और सीमांत उत्पादन भी 3 होता है। तो ये पहली अवस्था है जिसको आप बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और बढ़ते प्रतिफल की अवस्था का मतलब ये है कि कुल उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। तो इस जो पहली अवस्था इसकी क्या विशेषताएं हैं, आप औसत उत्पादन को देखिए, औसत उत्पादन जो होता है वो बढ़ता जाता है। आप सीमांत उत्पादन को देखिए, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, और कुल उत्पादन जो है वो भी बढ़ती दर पर बढ़ता है। लेकिन
इस पहली अवस्था खत्म कब होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो पहली अवस्था है वो उस बिंदु के ऊपर जाकर के खत्म होती है जहां से औसत उत्पादन गिरना शुरू होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर सीमांत और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सीमांत और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर वहां पर होते हैं जहां पर औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है। अब आप यहाँ देखिए औसत उत्पादन मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन भी 3 है। तो सीमांत उत्पादन जब वो औसत उत्पादन को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है, तो जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर होते हैं जहाँ पर, तो वहां पर जो है पहली स्टेज समाप्त हो जाती है। यानी जिस अवस्था के अंदर उत्पादन के अंदर जो है बढ़ती दर पर वृद्धि हो रही थी, वो अवस्था जो है समाप्त हो जाती है। दूसरी अवस्था के अंदर अब हम देखते हैं जब पांचवी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन 14 का होता है। ऐसे में औसत उत्पादन 14/5 2.8, और सीमांत उत्पादन जो है, कुल उत्पादन में कितना अंतर आता है, पहले 12 था अब 14 हो गया, कुल सीमांत उत्पादन 2 है। जब छठी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन 15, औसत उत्पादन 2.5 और सीमांत उत्पादन 1 है। और जब सातवीं इकाई श्रम की प्रयोग की जाती है तो कुल उत्पादन 15। अब आप यहाँ देखिए कुल उत्पादन जो है कांस्टेंट हो गया है, और जब कुल उत्पादन जहां पर स्थिर हो जाता है वहां पर सीमांत उत्पादन 0 होता है, और जहां पर सीमांत उत्पादन 0 होता है वहां पर कुल उत्पादन मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी सीमांत उत्पादन 0 होता है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, या हम ये कह सकते हैं जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर सीमांत उत्पादन 0 होता है। इसके बाद भी ये जो स्टेज है हमारी समाप्त होती है दूसरी, तो दूसरी अवस्था उस बिंदु के ऊपर जाकर के समाप्त होती है जहां पर सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है या कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जब आठवीं श्रम की इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन पहले से घटने लगता है। पहले से घटने का मतलब यह है कि कुल उत्पादन पहले 15 था, अब कुल उत्पादन 14 हो गया है। इसका मतलब कुल उत्पादन पहले से कम होने लगता है, और औसत उत्पादन अभी भी 1.7 है, लेकिन सीमांत उत्पादन -1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, आपको तीनों अवस्थाओं की एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से करनी है। अब हम दूसरी जो अपनी स्टेज है, जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही, इसमें देखते हैं कि इसके अंदर दूसरी अवस्था जो इसकी आप विशेषता देखिए, इसके अंदर औसत उत्पादन भी घटता है। दूसरी स्टेज के अंदर आप देखिए औसत उत्पादन घट रहा है, और इसके अंदर सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है, और जो कुल उत्पादन है वो अभी भी बढ़ रहा है। पहले 14 था, फिर 15, फिर 15, लेकिन कुल उत्पादन के बढ़ने की दर पहले से कम हो जाती है, यानी घटती दर पर बढ़ता है। और दूसरी अवस्था उस बिंदु तक होती है जिस बिंदु तक सीमांत उत्पादन 0 ना हो जाए, या दूसरी अवस्था जो है वहां जाकर के समाप्त होती है जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम और सीमांत उत्पादन 0 होता है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो है इसके अंदर जो औसत उत्पादन है वो कम हो रहा होता है, और सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो जहां जाकर के सीमांत उत्पादक ऋणात्मक हो जाता है वहां तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है। तो इसको हम जो है घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब आप इसी चीज की जो व्याख्या है वो केवल सीमांत उत्पादन के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर आप सीमांत उत्पादन के आधार पर करेंगे तो ये जो और आसान बनेगा, जिसको आप 3 स्टेजों में इस प्रकार से बांटेंगे कि बढ़ते सीमांत उत्पादन की अवस्था, घटते सीमांत उत्पादन की अवस्था, और ऋणात्मक सीमांत उत्पादन की अवस्था। तो 3 इकाइयों तक बढ़ते सीमांत उत्पादन की, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है, और 4 से लेकर के 7 तक जो वो घटते सीमांत उत्पादन, घटते प्रतिफल की अवस्था है, और 8वीं जो इकाई है वो जो है ऋणात्मक सीमांत प्रतिफल की अवस्था है, या ऋणात्मक से जो है इसके अंदर सीमांत उत्पादन हो जाता है। तो इस प्रकार आप जो है इसको सीमांत उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अब आप इसी चीज को जो है डायग्राम के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिएगा, सबसे पहले ये जो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, पहले आप ए पार्ट को डिस्कस करते हैं कि ए ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर नंबर ऑफ लेबर्स ली है, श्रम की मात्रा ली है, और ओ वाई के ऊपर हमने टोटल प्रोडक्शन लिया है। तो इसके अंदर आप देखिए जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे शुरू के अंदर जो कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है,
और उसके बाद जो है कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है और उसके बाद में कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है। तो ये तो हो गया कुल उत्पादन का कर्व। अब हमें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का कर्व बनाना है। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का कर्व बनाते समय आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि शुरू के अंदर जो है औसत उत्पादन भी बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। तो सीमांत उत्पादन के बढ़ने की दर ज्यादा होती है, और जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है उसके बाद में जो है कुल उत्पादन वक्र जो है वो ओ एक्स की तरफ है, ओ वाई की तरफ जो है मुड़ने लगता है। यानी यहां तक जो इसके अंदर जो तेजी से वृद्धि होती है उसके बाद में वृद्धि की दर है वो कम होने लगती है, और उसके बाद में इसके साथ जो औसत उत्पादन है वो भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन औसत उत्पादन के बढ़ने की दर सीमांत उत्पादन के बढ़ने की दर से कम होती है। इसलिए औसत उत्पादन वक्र जो होता है वो जो है वो शुरू के अंदर जो धीमी गति से बढ़ता है, और ओ जो अपने सीमांत उत्पादन कर्व है उसके दाईं तरफ होता है। इसके बाद जहां पर औसत उत्पादन वक्र जो अधिकतम होता है, ये जो इस अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो जो जे बिंदु है, जे बिंदु के ऊपर औसत उत्पादन अधिकतम है। तो जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को काटता है, और जहां पर औसत और सीमांत उत्पादन वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं वो हमारी फर्स्ट स्टेज समाप्त होती है। इसके बाद सीमांत उत्पादन जो वो तेजी से गिरने लगता है और औसत उत्पादन में भी कमी होती है, लेकिन औसत उत्पादन में कमी है वो धीरे धीरे होती है। तो एक सीमा के बाद में जो है सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, और जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहां पर कुल उत्पादन मैक्सिमम होता है। इसके बाद भी अगर श्रम की और इकाइयां लगाई जाती है तो जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। तो जब तक ओ से लेकर के एम तक श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। एम से लेकर के अगर एन तक श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, और अगर एन से आगे श्रम की इकाइयां लगाई जाती है तो उससे जो है सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, और उसकी वजह से कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों स्टेजेज है घटते बढ़ते प्रतिफल के अनुपात की, ये जो है इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। तो ये डायग्राम जो है बनाना किस प्रकार से इसको आप एक बार और देखते हैं। तो ध्यान से आप साथ साथ में बनाते जाइएगा, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना है बनाते समय, सबसे पहले आप जो दोहरे जो है वो फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप जो सीमांत उत्पादन वक्र को बना लीजिए। ये हमारा जो है सीमांत उत्पादन वक्र हो गया। इसके बाद में आप जो है दूसरा औसत उत्पादन वक्र को बनाइएगा। जब आप औसत उत्पादन वक्र को बनाओगे ध्यान रखना जहाँ पर औसत उत्पादन और सीमांत वक्र काटते हैं वहाँ पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है। उसके बाद आप जो है जो एपी है उसको नीचे कर दीजिएगा। फिर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि भी जहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 होता है वहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। आप इस रेखा को आगे ले जाइए। और दूसरा हमने ये देखा था कि जहाँ पर औसत और जो सीमांत उत्पादन एक दूसरे को काटते हैं वहां तक अपनी सेकंड स्टेज होती है। और तीसरी हमने जो एक बात और नोट की थी वो ये की थी कि जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है वहां तक जो है कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। तो यहाँ तक ले आइए, उसके बाद में आप जो इसको धीरे धीरे डाउन करना शुरू कीजिएगा, और उसके बाद में सीमांत उत्पाद जो अपने टोटल प्रोडक्शन है वो इस बिंदु के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हमारा जो डायग्राम है वो तैयार है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशनशिप है कि सीमांत और औसत उत्पादन के बीच में और सीमांत और औसत और कुल उत्पादन के बीच में, ये रिलेशनशिप का आपको ध्यान में रखना है कि जिस बिंदु के ऊपर टोटल जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है उस बिंदु तक आप जो है सीधी रेखा जो है वो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे। उसके बाद आप जो है रेखा को सीधा करोगे, और सीधा करने के बाद में सेकंड जो स्टेज है वो स्टेज वहां तक होगी जहां पर सीमांत और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। जहां पर सीमांत और औसत उत्पादन बराबर हो गए वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, और ये वहां तक चलेगी जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए या कुल उत्पादन अधिकतम हो जाए। तो इन चीजों का जो आपको ध्यान रखना है। और सीमांत और औसत उत्पादन जो है एक दूसरे को वहां पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है। तो इसके लिए
आप जो है अलग से जो है पहले एक डायग्राम को तैयार कर सकते हो। पहले आप जो औसत उत्पादन को भी बना सकते हो। अब आप देखिए जहाँ पर औसत उत्पादन मैक्सिमम है वहाँ पर इसने सीमांत उत्पादन ने काटा इसको, ये बिंदु आ गया हमारे पास में। और जहाँ पर ये अधिकतम है वहाँ पर, जहाँ पर ये शून्य है वहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है टिपी कर्व बन जाएगा। यहाँ तक ये जो उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, उसके बाद में ये जो है कम होने लगता है और इस बिंदु के ऊपर आकर के जो है ये अधिकतम हो जाता है। और जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है उसके बाद अगर आप लेबर का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन गिरने लगता है और वो हमारी थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। अब इसके बाद है औसत और सीमांत उत्पादन में संबंध। अब औसत और सीमांत उत्पादन में जब आप संबंध करते हैं तो उसके लिए आप एक बार फिर से दोबारा से पीछे अपने जो डायग्राम था उसी डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये हमारा डायग्राम है, हमें औसत और सीमांत उत्पादन के बीच में संबंध को दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखिए औसत और सीमांत उत्पादन है, दोनों को ही आप कुल उत्पादन से निकाल सकते हैं। पहला संबंध क्या है, एपी और टीपी दोनों के आप टोटल प्रोडक्शन से निकाल सकते हैं, एपी टोटल प्रोडक्शन बटा एल, और एमपी जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा टीपी बटा डेल्टा एल। तो पहला संबंध क्या है, औसत और सीमांत उत्पादन दोनों को ही हम जो कुल उत्पादन की सहायता से निकाल सकते हैं। दूसरा इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये देखिए कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन औसत उत्पादन के बढ़ने की दर है वो सीमांत उत्पादन की दर से कम होती है। क्लियर। तीसरा जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो ये है कि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को उस बिंदु पर काटता है जहां पर सीमा औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा जो एल बिंदु है, आप इसमें देख पा रहे हो एल बिंदु के ऊपर जो औसत उत्पादन मैक्सिमम है, तो जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन उसी बिंदु पर औसत उत्पादन को काटता है। जो अगला हमारा रिलेशनशिप है वो ये है कि जब सीमांत उत्पादन कम होने लगता है तो औसत उत्पादन में भी कमी होने लगती है, लेकिन औसत उत्पादन जो है वो धीरे धीरे गिरता है और सीमांत उत्पादन तेजी से गिरता है। तो दोनों ही चीजें हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो तेजी से बढ़ता है और कम होता है तो भी तेजी से कम होता है। और लास्ट है कि औसत उत्पादन जो होता है वो हमेशा ही धनात्मक रहेगा, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ से लेकर के सी बिंदु तक जो है सीमांत उत्पादन अधिक जो है धनात्मक है, सी बिंदु पर आकर के सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और सी बिंदु से आगे जो है सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा रिलेशनशिप था सीमांत और औसत उत्पादन के बीच में, तो आप इस चीज को जो ध्यान से कीजिएगा और केवल डायग्राम को आपको देखते जाना और डायग्राम में जो चीजें है आपको उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। दूसरा आता है टीपी और एमपी के बीच में संबंध, यानी सीमांत और जो कुल उत्पादन है उसके बीच में संबंध। तो सीमांत और औसत उत्पादन के बीच में संबंध को अगर आप आइए देखते हैं कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तो कुल उत्पादन में भी जो है वो वृद्धि, कुल उत्पादन में भी बढ़ती दर से वृद्धि होती है। दूसरा, जब सीमांत उत्पादन घटने लगता है, जब सीमांत उत्पादन घटने लगता है तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। अभी भी कुल उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये स्टेज है, इस स्टेज से आगे भी जो कुल उत्पादन है वो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर है वो धीमी हो जाती है। तो जब सीमांत उत्पादन गिरने लगता है तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है, और जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है और अपने अधिकतम स्तर पर जाकर के स्थिर हो जाता है। और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है। तो इस प्रकार से हम जो है सीमांत और कुल उत्पादन के बीच में संबंध है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि औसत और सीमांत उत्पादन के बीच में क्या संबंध है। दूसरा हमारा ये भी हो गया कि सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच में क्या संबंध है। इसके बाद है उत्पादक संतुलन की अवस्था, कि एक जो उत्पादक होता है वो कौन सी अवस्था के अंदर संतुलन में होगा। हमारे पास में तीन अवस्थाएं थी, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं में से एक प्रोड्यूसर जो है कौन सी अवस्था के अंदर संतुलन में होगा,
अब हमें ये देखना है। तो पहली अवस्था जो होती है वो जो है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर श्रम की अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग करता जाएगा, जैसे मान लीजिए उसने 1, 2, 3 श्रमिकों को लगाया, तो ये जो 3 श्रमिक है इनमें जो है इनका सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। हर अगले श्रमिक का जो सीमांत उत्पादन पहले से ज्यादा हो रहा है और औसत उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। अब सीमांत उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है, वो कम हो रही है और औसत उत्पादन के बढ़ने का मतलब है कि जो एसी है वो भी कम हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो सीमांत और औसत लागत कम होती चली जाएगी। इसलिए एक प्रोड्यूसर जो है पहली अवस्था के अंदर कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर उसने पहली अवस्था के अंदर ही अपने प्रोडक्शन को रोक दिया तो आगे प्रोडक्शन बढ़ाने से औसत और जो सीमांत लागत कम होने का उसको बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहली अवस्था के अंदर उत्पादक संतुलन में नहीं हो सकता, क्योंकि पहली अवस्था के अंदर अगर एक प्रोड्यूसर रुकता है तो उसके प्रॉफिट कम होते हैं। अब बात आती है तीसरी अवस्था की। हमारे पास में जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज ये है। तो अगर एक प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करता है तो थर्ड स्टेज के अंदर जो है मार्जिनल जो प्रोडक्शन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, कुल उत्पादन गिरने लगता है। इसलिए कोई भी जो विवेकशील उत्पादक होता है वो तीसरी अवस्था के अंदर कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि तीसरी अवस्था के अंदर प्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि उसको नुकसान होगा। तो अब हमारे पास में जो है दो चीजें बच गई। हमने कहा कि पहली अवस्था के अंदर एक प्रोड्यूसर रुकेगा नहीं, क्योंकि पहली अवस्था के अंदर रुकने का मतलब प्रॉफिट कम होना, और तीसरी अवस्था में वो जाएगा नहीं। तीसरी अवस्था में के अंदर जाने का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर जो है उसको लॉस होने लगता है। तो फिर इसके बाद संतुलन की अवस्था जो वो केवल सेकंड बच गई। एक प्रोड्यूसर जो है दूसरी अवस्था के अंदर संतुलन में होगा जब औसत उत्पादन घटने लगता है, सीमांत उत्पादन भी घटने लगता है, लेकिन अभी भी जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक होता है, सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक होता है। तो दूसरी अवस्था के अंदर जो है एक प्रोड्यूसर किसी भी स्तर पर संतुलन में हो सकता है, लेकिन पहली अवस्था में संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि पहली अवस्था में रुकने का मतलब प्रॉफिट का कम होना। तीसरी अवस्था में जाएगा नहीं, तीसरी अवस्था में जाने का मतलब है जो कुल उत्पादन गिरेगा, इसका मतलब लॉस होना। तो इस प्रकार से उसके लिए संतुलन की केवल एक ही अवस्था बचती है और वो है सेकंड स्टेज। इसके बाद है घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारण। तो जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है, घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होने का मतलब शुरू में उत्पादन जो बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर उत्पादन घटती दर से बढ़ने लगता है और फिर कुल उत्पादन है वो गिरने लगता है। तो ऐसा होने का कारण है पहला साधनों की अविभाज्यता, दूसरा साधनों के अनुपात में परिवर्तन और तीसरा है अपूर्ण स्थानापन्न। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साधनों की अविभाज्यता। कि उत्पादन के जो साधन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर और एक परिवर्तनशील साधन। अब स्थिर साधन मान लीजिए कि हमारे पास में भूमि है और दूसरा श्रम है। तो ये जो भूमि है ये अविभाज्य है कि भूमि की हमें कम से कम जो है एक इकाई लेनी पड़ेगी। तो कोई भी जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के अंदर जब एक फैक्टर अविभाज्य होता है यानी उसकी हमें कम से कम एक इकाई लेनी पड़ेगी, तो उसमें शुरू के अंदर जब हम श्रम की मात्रा लगाते हैं तो इसका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है जो स्थिर साधन यानी भूमि है उसका जो है अच्छा प्रयोग होने लगता है। अगर यहाँ पर मशीन है तो मशीन का भी अच्छा प्रयोग होने लगता है। इसलिए शुरू के अंदर जो स्थिर साधन था उसका अलग प्रयोग हो रहा था। इसलिए जैसे जैसे हम श्रम की या परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाते चले जाते हैं तो जो स्थिर साधन है उस साधन का जो है अच्छा प्रयोग होने लगता है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। दूसरा, अधिक मात्रा में जब श्रमिक आप लगाते हैं तो श्रम विभाजन संभव होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है? श्रम विभाजन का मतलब है कि हम काम को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा सिलाई का काम है। अब कपड़ा सिलाई के अंदर अगर आप श्रम विभाजन की बात करते हैं तो जब बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है या ज्यादा जो है श्रमिक या टेलर काम करते हैं तो एक का कार्य होगा कि वो नाप लेगा, दूसरे का कार्य होगा कि वो कपड़ों की कटाई करेगा और तीसरे का कार्य होगा कि उसकी सिलाई करेगा और चौथे का काम होगा कि उसको फिनिशिंग करेगा। तो इस प्रकार से जब काम को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसे श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन के कारण जो है लागत कम आती है और उत्पादन तेजी से होता है।
तो साधनों की अविभाज्यता के कारण और दूसरा श्रम विभाजन के कारण जो है शुरू के अंदर श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, यानी जो बढ़ते प्रतिफल है उसका कारण है साधनों की अविभाज्यता। दूसरा साधन अनुपात में परिवर्तन। जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाते चले जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। यानी सबसे अच्छा अनुपात क्या है? एक जमीन के टुकड़े पर 2 श्रमिक। उसके बाद भी अगर अपन और श्रमिकों को लगाते हैं तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के साथ बीच में जो अनुपात है वो अच्छा नहीं रह पाता। यानी अब प्रति श्रमिक जो स्थिर साधन की मात्रा बहुत थोड़ी रह जाती है। जैसे मान लीजिए जमीन है 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर के अंदर 1 श्रमिक लगाए तो उसको 1 हेक्टेयर पर जो हिस्से में आएगी। अगर हमने 2 श्रमिक लगाए तो उसको आधा हेक्टेयर हिस्से में आएगी। और अगर अपने 3 श्रमिक लगा दिया तो 1 हेक्टेयर का तीसरा हिस्सा ही 1 श्रमिक के हिस्से में आ रहा है। उसकी वजह से एक श्रमिक जो है अपना पूरा उत्पादन नहीं ले पाता, क्योंकि उसे जो है स्थिर साधन की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती। उसकी वजह से उत्पादन घटने लगता है। तो जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, एक सीमा के बाद में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में अनुपात है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कुल उत्पादन कम होने लगता है या घटती दर पर बढ़ने लगता है। इसके बाद है अपूर्ण स्थानापन्न। ये बात तो सही है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाते चले जाते हैं, ये तो उसके कारण जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन का जो है वो शुरू के अंदर जो अच्छा प्रयोग हुआ उसके बाद में जो उसका जो है सही प्रयोग नहीं होता या उसका जो ओवर यूज होने लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरने लगता है। जब प्रोडक्शन गिरने लगता है तो अगर आप उस स्थिर साधन के स्थान पर कोई एक अच्छा स्थानापन्न ले आते जो बिल्कुल उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति कर पाता, तो जैसे ही सीमांत उत्पादन गिरने लगता, जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लगता, आप जो एक नया साधन लगा देते जो कि पुराने का पूरी तरह से जो स्थानापन्न होता। लेकिन क्योंकि जो रॉबिन्सन है उसने कहा है कि पूर्ण स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिस साधन का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है आप उस साधन के स्थान पर किसी दूसरे साधन का प्रयोग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें जो है घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे ही होंगे। तो अगर अपूर्ण स्थानापन्न ना होता तो जैसे ही सीमांत उत्पादन कम होने लगता वैसे हम जो उस साधन के स्थान पर दूसरा नया साधन लगा देते और सीमांत उत्पादन कम नहीं हो पाता। इसके बाद है नियम का स्थगन, कि वो कौन कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के अंदर नियम का स्थगन किया जा सकता है या नियम लागू नहीं होता। नियम लागू नहीं होने का मतलब उत्पादन घटता नहीं है, उत्पादन लगातार बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तो पहला उत्पादन की तकनीक में सुधार, कि अगर उत्पादन की बेहतर तकनीक आ जाए तो उसकी वजह से हम अतिरिक्त श्रमिकों को लगा करके भी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, यानी उत्पादन कम होने के स्थान पर बढ़ने लगता है और ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा पूर्ण स्थानापन्न की खोज, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि अपूर्ण स्थानापन्न जो होता है उसकी वजह से नियम लागू होता है। अगर हम अपूर्ण स्थानापन्न की अवस्था को समाप्त कर दे या हम ये कहीं पूर्ण स्थानापन्न की खोज कर लें तो उसके बाद ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक साधन का जो है उत्पादन घटने लगता है, सीमांत उत्पादन कम होने लगता है, हम उस साधन के स्थान पर उसके स्थानापन्न का प्रयोग करेंगे, फिर उत्पादन बढ़ेगा। जैसे दूसरे साधन का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है, हम उसके स्थान पर तीसरा साधन प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है लगातार नए नए साधनों का प्रयोग करते जाएंगे और उसकी वजह से जो वो सीमांत उत्पादन को घटने नहीं देंगे, और जब तक सीमांत उत्पादन घटेगा नहीं तब तक ये नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।